हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग गैल्वेनिक शेल पढ़ेंगे अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गैल्वेनिक शेल बोलते हैं हम लोग उस डिवाइस को जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। हम यहाँ बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब इन्वॉल्व होता है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग यहाँ बोल रहे हैं जो गैल्वेनिक शेल में होती है, वह स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जिस रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन नेचुरली होता है। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस तभी तक होता रहता है जब तक आप बाहर से करंट सप्लाई करते हैं। लेकिन गैल्वेनिक शेल में बाहर से करंट, एक्सटर्नल करंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं बाय रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन नेचुरली होते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प के होते हैं, हम लोग उस रिडॉक्स रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जो इन्वॉल्व होता है इन द गैल्वेनिक शेल। गैल्वेनिक शेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन और दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ शेल बोलते हैं और रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट को हम लोग रिडक्शन हाफ शेल बोलते हैं। ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है। जहां भी ऑक्सीडेशन होगा, जिस भी इलेक्ट्रोड पे, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट को एनोडिक हाफ शेल भी कहते हैं, और रिडक्शन जहां होती है वो कैथोड कहलाते हैं, तो हम लोग इसको कैथोडिक हाफ शेल भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसको पहले देख लेते हैं डायग्राम में। ये आपको दो कंपार्टमेंट है। इस दोनों कंपार्टमेंट में हम लोग दो इलेक्ट्रोड फिट करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल का होगा तो दोनों में इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कंसंट्रेशन का लेना पड़ता है, और हम लोग दोनों मेटल डिफरेंट भी ले सकते हैं और दोनों में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम या डिफरेंट ले सकते हैं। तो यहां पर आपको हम एक तरफ जिंक लेते हैं और दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्योंकि ये सॉलिड इलेक्ट्रोड है इसलिए हम लोग जिंक सॉलिड लिखे हैं, कॉपर सॉलिड स्टेट में है, हम लोग कॉपर सॉलिड लिखे हैं। अब जिंक वाले कंपार्टमेंट में हम लोग यहाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लेस करते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग लेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन प्रेजेंट रहेगा वो उसी मेटल का आयन प्रेजेंट होगा जो मेटल यहां पर आप इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया है। और यहां पर हम लोग क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड लिए हैं तो कॉपर वाले आयन का ही इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे ताकि इनके बीच में खुद का रिएक्शन ना हो। तो आपको यहां पर कॉपर है तो हम लोग इसमें क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। इसमें जो सॉल्यूशन है वह CuSO4 सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 का एक्व सॉल्यूशन, CuSO4 का एक्व सॉल्यूशन, और इसमें लेते हैं जिंक सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन। अभी जब जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस किए हैं तो कोई सेल रिएक्शन इन्वॉल्व यहां पर नहीं है, कोई रिएक्शन यहां पर नहीं हो रही है। और जब कॉपर को कॉपर सल्फेट में प्लेस किए हुए हैं तो यहां भी कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इस जिंक और कॉपर को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें थ्रू अ वोल्ट मीटर, तो इस वोल्ट मीटर में दिखता है कि अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया और करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग गया। ज्यों ही हम लोग एनोड और कैथोड को, यानी कि इस जिंक इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में इमर्ज करके और एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इस दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वोल्ट मीटर में ऑब्जर्व होने लग जाएगा। तो यहां पर क्या ये करंट के फ्लो कंटिन्यूअस होते रहेंगे? बिल्कुल नहीं होते रहेंगे। क्यों? कुछ देर तक ये रिडॉक्स रिएक्शन चलेगा, लेकिन कुछ ही देर में, कुछ सेकंड में ये रिडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाएगा। यहां पर फिर से वोल्टेज 0 हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिंक एटम जब ऑक्सीडाइज होकर इस सॉल्यूशन में जाएंगे तो पॉजिटिव जिंक आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने लग जाएगा, और दूसरी तरफ
यहाँ जो क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है या क्यूप्रिक आयन रेड्यूस होंगे और रेड्यूस होकर ये कॉपर एटम के रूप में इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन का नंबर कम होने लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज होकर इस सॉल्यूशन में जिंक आयन प्रोड्यूस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस होता है ये इलेक्ट्रॉन आपको इस वायर के थ्रू फ्लो करते हैं और यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड पर आते हैं, जहाँ क्यूप्रिक आयन रेड्यूस होकर कॉपर एटम के रूप में डिपॉजिट होने लग जाता है। और यहाँ पर ये जिंक इलेक्ट्रोड का जो जिंक एटम है, यह जिंक एटम ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ आयन बनाता है, जो सॉल्यूशन में चले जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं यह इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ जिंक एटम के द्वारा, यही इलेक्ट्रॉन इस जिंक की तरफ से इस वोल्टमीटर के थ्रू मूव करेगा और यहाँ आपको क्यूप्रिक आयन को जाकर रिड्यूस करेगा और इस पर कॉपर एटम डिपॉजिट करेंगे। यानी कि हुआ क्या, एक तरफ पॉजिटिव आयन जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, पॉजिटिव आयन का नंबर ज्यादा हो गया इस सॉल्यूशन में, और दूसरी तरफ पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होकर न्यूट्रल पार्टिकल बना, तो यहां पर पॉजिटिव आयन के नंबर कम हो गए। तो लेफ्ट हाफ शेल जिसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और राइट हाफ शेल जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल रिड्यूस हो गए, इसमें पॉजिटिव आयन कम हो गया, तो ये निगेटिव चार्ज हो गए। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाले जो आयन है, पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन है वह उसके नंबर ज्यादा हो गए, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन है उसके नंबर कम हो गए। पॉजिटिव आयन को हम लोग केटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। तो एक तरफ केटायन का नंबर ज्यादा हो गया और दूसरी तरफ केटायन रिड्यूस हो गया, तो एनायन का नंबर यहाँ ज्यादा हो गया। अब जिस तरफ केटायन का नंबर ज्यादा हो गया उसी की तरफ से इलेक्ट्रॉन लॉस होकर जा रहा है, तो केटायन के नंबर ज्यादा होने पे, पॉजिटिव आयन के नंबर ज्यादा होने पे जो जाने वाले इलेक्ट्रॉन है अब उसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट कर देगा, और एक तरफ जहां पर एनायन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव आयन का नंबर ज्यादा होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा, ये रिपेल कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है वो रुक जाएंगे। अब इस दोनों हाफ शेल में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते रहने के लिए, दोनों हाफ शेल के बीच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस होने के लिए या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस होने के लिए हम लोग एक डिवाइस इसमें और लगाते हैं। यह वो डिवाइस होगा जो दोनों हाफ शेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता रहेगा। यदि यहाँ पॉजिटिव आयन का नंबर ज्यादा हो रहा है और कोई डिवाइस ऐसा लगा दें जो इसमें नेगेटिव आयन ट्रांसफर कर देगा, तो नेट चार्ज यहाँ 0 कर देगा, और यहाँ पॉजिटिव आयन का नंबर कम हो रहा है और वो डिवाइस यदि इसमें नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन का नंबर कम हो रहा है तो पॉजिटिव आयन का नंबर ही ऐड कर दे, इसमें बढ़ा दे, जो पॉजिटिव आयन यहाँ घट रहा है उतने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर दे इसमें, तो इसको भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देगा। तो एक ऐसा डिवाइस जो एनोडिक शेल में जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोडिक हाफ शेल बोलते हैं, एनोडिक शेल में एनायन को ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव आयन को ट्रांसफर करेगा, और कैथोडिक हाफ शेल में जहां पॉजिटिव आयन का नंबर कम हो रहा है उसमें ये केटायन को ट्रांसफर करेगा, मतलब पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर करेगा। वो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता रहेगा, और जब तक शेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते रहेंगे तब तक ऑक्सीडेशन इस इलेक्ट्रोड पे होता रहेगा और रिडक्शन इस इलेक्ट्रोड पे होता रहेगा और फ्लो ऑफ करंट होते रहेंगे। तो इसके लिए जो डिवाइस बना टू मेक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ ऑफ द हाफ शेल, उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। तो इसमें हम लोग लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज यहां पर बना दिया। सॉल्ट ब्रिज आपको अगर के जेली से बना होता है, अगर जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, ये एलगी होता है, और ये सेमी सॉलिड होते हैं जिसका यू लाइक ट्यूब बनाया जाता है, और इस ट्यूब के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, और ये सॉल्ट वैसे सॉल्ट होते हैं जिसमें केटायन और एनायन का जो आयनिक स्पीड है वो बराबर होता है। यानी कि जितने देर में एनोडिक हाफ शेल में एनायन को ये ट्रांसफर कर देगा उतनी ही देर में कैथोडिक हाफ शेल में केटायन को ट्रांसफर कर देगा। सॉल्ट में 2 तरह के आयन होते हैं, केटायन और एनायन। तो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट कंटेंट होता है उसमें बहुत सारे केटायन और बहुत सारे एनायन भी है। तो जहां केटायन का नंबर बढ़ रहा है उसमें ये एनायन को ट्रांसफर कर देगा, और जहां केटायन का नंबर घट रहा है उसमें ये केटायन को ट्रांसफर कर देगा। यानी कि एनोडिक हाफ शेल में
ये एनायन को ट्रांसफर कर देगा और कैथोडिक हाफ शेल में कैटायन को पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर कर देगा और इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता रहेगा दोनों हाफ शेल को, और यहाँ कंटिन्यूअस रेडॉक्स रिएक्शन होते रहेंगे। तो ये मैकेनिज्म है इसका, इस शेल का, गैल्वेनिक शेल का, जिसके द्वारा कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते रहते हैं एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वही करंट का फ्लो होता है कैथोड टू एनोड। तो ये सभी बातें हमको याद रखना है कि एनोड से कैथोड की तरफ क्या होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन आपको एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, वही करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। इस बात को आप जानते हैं कि करंट का फ्लो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। बोथ मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, करंट जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। तो इस शेल को, गैल्वेनिक शेल को, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल हम लोग शेल डायग्राम के रूप में जब दिखाएंगे तो इसको कैसे दिखा सकते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज के लिए हम लोग एक डबल वर्टिकल लाइन बनाते हैं। आईयूपीएसी रूल कहता है कि भाई इतना लंबा चौड़ा डायग्राम हमेशा बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक ऐसा नोटेशन होना चाहिए सेल का जिसको देख के हम समझ जाएं कि एनोडिक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोडिक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं, किधर ऑक्सीडेशन वाला कंपार्टमेंट है किधर रिडक्शन वाला कंपार्टमेंट है। तो आप पहले एक डबल वर्टिकल लाइन बना लो। डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, और डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आप ऑक्सीडेशन को दिखाते हैं जो एनोड पे रिएक्शन होता है। एनोड पे जिंक एटम ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन बनाते हैं, तो जिंक एटम जो ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ आयन बनाता है, हम लोग यहाँ क्या दिखाएंगे, जिंक सॉलिड, और एक वर्टिकल लाइन के बाद क्या दिखाएंगे, जो बनता है फाइनली Zn2+ आयन बनते हैं। तो जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ में चेंज करते हैं, यहाँ लिखेंगे जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन, और ऑक्सीडेशन के बाद ये बन जाता है Zn2+ एक्वस। राइट में क्यूप्रिक आयन जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में है और ये रिड्यूस होकर कॉपर एटम के रूप में डिपॉजिट करता है। तो ये आपको राइट साइड में दिखाना है, डबल वर्टिकल लाइन के राइट साइड में रिडक्शन को दिखाना है। यहाँ +2 से 0 हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ 0 से +2 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज का घटना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना रिडक्शन। तो हम लोग राइट साइड में रिडक्शन को दिखाएंगे और लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन को दिखाएंगे। ऑक्सीडेशन जहां होता है उसको हम लोग एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं, तो ये आपको एनोडिक हाफ शेल कहलाएगा। एनोडिक हाफ शेल को ऑक्सीडेशन हाफ शेल भी कहते हैं, एनोडिक हाफ शेल को ऑक्सीडेशन हाफ शेल भी कहते हैं। और राइट साइड में रिडक्शन होता है और रिडक्शन कैथोड पर होते हैं, तो हम लोग कैथोड वाले को बोलेंगे कैथोडिक हाफ शेल। कैथोडिक हाफ शेल को रिडक्शन हाफ शेल भी कहते हैं। तो ये आपका शेल डायग्राम है। इस शेल डायग्राम की राइट साइड में स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो उसका होगा इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि शेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करते हैं प्रेशर पे। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर पे और स्टैंडर्ड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं और इसको E0 सेल लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये E0 सेल, इस सेल के लिए, जिंक और कॉपर वाले सेल के लिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होता है यह वोल्ट मीटर में हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर दिखाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज दैट इज 1.10 वोल्ट। प्रत्येक सेल का फिक्स्ड वोल्टेज होता है, फिक्स्ड ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये वोल्टेज क्या है? यह वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस है।
दो इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल का यह डिफरेंस है। राइट साइड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो हम लोग राइट साइड वाले में, ज्यादा वाले में एनोड वाले को, कम वाले को घटा देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है इस शेल का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल होता है क्योंकि जहां रिडक्शन होता है, रिडक्शन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एनोड वाले पे ऑक्सीडेशन होते हैं, तो एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग ज्यादा में कम को घटाते हैं ना, तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल जो राइट साइड का होगा उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड वाले को माइनस कर देंगे, तो इससे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल। ई आर जो यहां पर लिखे हैं, ये आपको है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ शेल, मतलब कैथोडिक हाफ शेल, और ई एल जो लिखा है ये आपको है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ शेल। तो राइट हाफ शेल के रिडक्शन पोटेंशियल में जब लेफ्ट हाफ शेल के रिडक्शन पोटेंशियल को घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल मिलेगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहते हैं, अब इसको समझिए। क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ये जिंक एटम है और ये ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जाते हैं, जिंक आयन वाले सॉल्यूशन में जाते हैं, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है यह कैथोड भी जाते हैं, और कैथोड पर जो क्यूप्रिक आयन है इस सॉल्यूशन में, यह कैथोड पे जाके डिपॉजिट करता है बाय रिडक्शन। तो एनोड जो है, जिंक जो है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टू मूव टुवर्ड द कैथोड, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करना है कैटायन को, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है टू कम टुवर्ड दैट, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचता है। और क्यों खींचता है, क्योंकि हाँ इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये आपको कॉपर वाले की तरफ ये पुश करता है। तो एनोड पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड कैथोड, और कैथोड अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। दोनों मिला के एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होता है, जो ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। इसी ड्राइविंग फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल हो पाता है। इस ड्राइविंग फोर्स को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी ड्राइविंग फोर्स को हम लोग ईएमएफ ऑफ शेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ शेल या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस एनोड से नहीं होकर कैथोड की तरफ वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यदि इलेक्ट्रोड सेम ले और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम कंसंट्रेशन कर लें तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन नहीं होगा। जैसे दोनों तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लें और इक्वल कंसंट्रेशन दोनों तरफ करते हैं तो करंट का फ्लो नहीं होता है। दोनों तरफ जिंक इलेक्ट्रोड लें और दोनों तरफ जिंक सल्फेट का इक्वल कंसंट्रेशन लें तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, वहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा। तो दोनों ही तरफ दो इलेक्ट्रोड जो लेते हैं वो डिफरेंट नेचर का लेते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, और दोनों में जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वह इलेक्ट्रोलाइट या तो डिफरेंट लेते हैं या डिफरेंट कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट होने पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, डिफरेंट नेचर के इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, डिफरेंट नेचर के इलेक्ट्रोड लेने पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और तभी इलेक्ट्रॉन के लॉस एनोड से होकर आपको कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म है गैल्वेनिक शेल का, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं बाय कंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम लोग जो शेल रिएक्शन लिखेंगे वह शेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी आपको दिखाया गया कि शेल डायग्राम में जिंक एटम ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ आयन बनाता है और ये सॉल्यूशन में जाते हैं, और राइट साइड में क्यूप्रिक आयन जो है, जो एक्वस सॉल्यूशन में है, वह रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट करता है। यदि इस तरह का सेल डायग्राम दे दिया जाए और इस सेल डायग्राम को देके पूछा जाए कि इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, तो सेल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। इधर देखिए लेफ्ट में और राइट में
आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिख रहा है। जिंक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ये +2 स्टेट में चेंज कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहले हम लोग जिंक का ऑक्सीडेशन दिखा देते हैं। जिंक एटम वर्टिकल लाइन हटा के एक एरो बना देंगे और ये बन गया Zn2+। तो यहाँ पर लिखेंगे Zn2+। एक्वस सॉल्यूशन में ये है, हम लोग इसको नोट कर लिए। अब 0 और +2 का डिफरेंस, 0 और +2 का डिफरेंस 2 है। जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा उधर इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ में चेंज कर रहा है, ये आपको ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो आधा रिएक्शन हम लोग लिख लिए हैं, हाफ रिएक्शन इज रिटन। हाफ रिएक्शन जो कॉपर वाले में होगा, इसमें क्यूप्रिक आयन रेड्यूस होकर कॉपर में चेंज करता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, +2 स्टेट से ये 0 स्टेट में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जब Cu2+ आयन एक सॉल्यूशन में है और ये जब कॉपर सॉलिड में चेंज करेंगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ +2 है। तो +2 से 0 होने के लिए ये 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन दोनों नोट कर लिया गया है। अब इस दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग ऐड कर दें तो नेट सेल रिएक्शन मिलेगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होते हैं, कैथोड पर रिडक्शन होते हैं। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन लॉस है वो यहाँ गेन हो रहा है। इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होता तो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हैं और फिर दोनों को ऐड करते हैं। और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जितना लॉस हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे और दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या मिला, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, राइट साइड में Zn2+ एक्वस और यहाँ क्या बना, कॉपर सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन आपको क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ये नेट सेल रिएक्शन, इसको हम लोग सेल रिएक्शन बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन। और नेट सेल रिएक्शन 2 हाफ रिएक्शन का सम है, यानी कि ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का ये सम है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे इसको और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे इसको, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको नेट सेल रिएक्शन मिलेगा। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि एक तरफ ऑक्सीडेशन होते हैं, दूसरी तरफ रिडक्शन होते हैं, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरली होता है। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल में नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके बाद वाले जो वीडियो हैं वो भी मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच।